जैसे कि मैं जानता हूं कि आप खजुराहो नृत्य समारोह में भी मैं आपको देखता रहा, लोक रंग में भी आपको देखता रहा, लेकिन आपकी उपस्थिति मंच परे होती है। जब पहली बार नाटक में गए थे तो यही था कि अभिनय ही करना है। अच्छा। पहली मर्तबा तो यही था कि मंच पर ही जाना है, लेकिन कुछ अंदर ऐसा था जो उसके तकनीकी पक्ष पर ज्यादा ध्यान गया और ऐसा लगा कि ये जो पीछे हो रहा है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है मंच पे होने से। क्या आपको लगता है कि ये जो रास्ता मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अख्तियार किया है, वो आपको ठीक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि इस रास्ते को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था शुरू। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है, उनकी जो मंशा है, वो निश्चित तौर से एक ऐसी राह प्रशस्त करता है जहां हम अपने पूरे विरासत को फिर से नए तरीके से, नए रंग में लोगों के सामने ला सकते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले। अगर अपने आप को बचाना है तो जड़ों की तरफ लौटना ही होगा। आने वाली पीढ़ियों को हमारे अतीत से रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है। जो प्रत्यक्ष देखने और प्रत्यक्ष समझने का मौका मिलेगा, मुझे लगता है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कनेक्ट करेगा हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से और हमारे कल्चर से। नमस्कार। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक वैभव को दृष्टिगत रखते हुए जब हम मध्य प्रदेश की अतीत, आज और आगत पर निगाह डालते हैं तो रंगों रोशन से तारी बहुत सारे खूबसूरत मंजर हमारे सामने आते हैं। मध्य प्रदेश जो 4 लोकांचलों में प्रमुख रूप से विभाजित है, बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड और टिवाड़, और जब निगाह जाकर मालवा के जनपद पर टिकती है तो विरासत के एक सुनहरे से ऐसे दौर हमारे सामने रोशन होने लगते हैं जब हमें लगता है कि वहां नृत्य है, गीत है, संगीत है, चित्र की अपनी परंपरा है, यानी एक सुदीर्घ विरासत है जिसमें पीढ़ियां शिक्षित दीक्षित होती रही हैं और एक अच्छे उत्तराधिकार को सामने रखती रही हैं। एक ऐसे ही सशक्त उत्तराधिकार के रूप में हमारे सामने आज की बातचीत में विराजमान है श्री राज बेंद्रे। राज जी, आपका आज की इस बातचीत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज भाई, जब आपसे ये बातचीत करने के लिए मैं प्रस्तुत हो रहा हूं तब ये क्या ही सुखद संयोग है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कलाओं के घर भारत भवन में महाभारत का एक सुंदर विन्यास हम देख रहे हैं और वीर भारत न्यास ने महाभारत पर केंद्रित 9 दिनों का एक सांस्कृतिक अनुष्ठान रचा है और आप उसमें जो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं वो बहुत ही रचनात्मक है और रचनात्मक होने के साथ साथ वो बहुत ही विरल है, बहुत ही अनूठी है। और बातचीत के दौरान आप ये खुलासा करेंगे ही कि किस तरह से आपने इस उत्सव में अपनी तरफ से एक अभिषेक किया है रचनात्मक। तो राज भाई, इस पर तो हम आएंगे ही और महाभारत से जुड़े पहलुओं पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इस परिसर में आने के पहले जो आपने अपनी गुज़िश्ता जिंदगी में खरामा कदम बढ़ाते हुए आप यहाँ हैं, तो पहले तो बताएं कि संस्कृति के क्षेत्र में आने की जो जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, वो कैसे जागा आपके भीतर? सबसे पहले तो विनय भाई, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि वीर भारत न्यास आदरणीय श्रेयाब तिवारी जी, राहुल रस्तोगी जी ने ये मौका दिया। जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक कर पाना भी मुश्किल है। तो ये विश्वास वीर भारत का मुझ पर आया, उसी के कारण मैं यहाँ हूँ। जी जी, इस आपके भी सामने। हाँ, रही बात कला से जुड़ने की, तो कुछ जो भी समय रहा होगा आज से 30-32 साल पहले, वो जो जिज्ञासा जागी, वो जिज्ञासा आज सतत बनी हुई है और वो हर पल एक नया कुछ रचने की, कुछ करने की अंदर से इंस्पायर करती। वाह। तो उसी का सिलसिला चल रहा है। लेकिन आप मालवा के हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मालवा के रंग आपसे अछूत रहे हों। कितनी तरह से घेरता है मालवा अपने भूगोल से, अपनी कलाओं से, अपने स्थापत्य से, अपने अतीत से। तो थोड़ा बताइए कि वो कैसे आकर्षण जागा आपके भीतर? मालवा में की बात जब भी करते तो हम तो बहुत पुराने ठेठ इंदौरी हैं जिसको राजवाड़ा और मल्हारगंज का एरिया कहते हैं। वहाँ संस्कृति के वो सारे रंग बिखरे हुए थे जो हमें वहाँ के उत्सव में, वहाँ के पर्वों में नजर आते थे। और उसमें हम इतने रमे हुए हैं कि आज भी कभी उनकी बात होती है तो बस फिर उन्हीं में खो जाने का मन करता है। क्या बात है, क्या खाने की बात हो, कोई कह दे कि चलिए कोहे खा ले, तो खाना भी खाया हुआ हो तो भी हम खा सकते। तो हम उत्सव में कोई कमी हमारे मन में नहीं होती है।
किसी भी पल उत्सव मनाया जा सकता है। तो उत्सव को लेकर तो जब वो पहला पहल 93-94 की बात है कि मालवा उत्सव हुआ था और उसमें मैं पहली बार जुड़ा था। और तमाम वो सारे लोग जिनके साथ मैं आज काम कर रहा हूँ पहली मर्तबा देखा और देखते ही लगा कि अब जिंदगी का राह तो इसी ओर जाएगी। क्या बात है। उन मन में ठाना, परेशानियां और सब चीजें अपनी जगह है, लेकिन अच्छे लोगों का साथ मिला लगातार। आप जैसे सारे लोगों का साथ मिला और सबने खूब सिखाया और खूब सीखने के बाद इस मुकाम पे है कि ये सब कर पाए। राज भाई, मुझे याद आता है कि गरबा का नाच सो, गांव गांव माच सो, कांचली में कांच सो, डगडग पे रोटी एका पग पग के नीर, मालवा की माटी गहन गंभीर। तो ये जो जब मैं छंद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं तो एक सुरम्य संस्कृति मालवा की मुझे दिखाई दे रही है, बिल्कुल महकती सी। ये जो मिट्टी की सौंधी गंध है जो मालवा की कलाओं में हमें बिखरती हुई दिखाई देती है, यही दरअसल मालवा की अपनी पहचान है। और आप अभी ये कह रहे थे कि इंदौर में रहते हुए जो उत्सव धर्मी परंपरा और मालवा उत्सव के मंच पर आपने देखा कि जैसे पूरा भारत ही दरअसल वहां पर सिमट कर आता है। ये जो बात हुई, इस छंद में जो है वो गरबा भी आया, इसमें माच भी आया, इसमें संजा भी आई। तो ये जो आर्ट फॉर्म है, जो हमारे जनपदी लोक कलाएं हैं, ये आपके साथ कैसे जुड़ी? मुझे अपने बचपन याद है कि टेलीविजन तो आया ही आया था, लेकिन हमारे वहां उस समय भी संजा के गीतों की गली गली में गूंज थी। माच की परंपरा, तेजाजी की कथा हर मोहल्ले की किसी न किसी दिन होती ही थी। तो वो बचपन से जो देखने का सौभाग्य मिला, मैं उसे सौभाग्य कहता हूँ, क्योंकि कहीं और होते, किसी इंदौर के किसी और कोने में तो शायद वो ना होता, लेकिन उस स्थान पे रहने के कारण वो जो हमें सौभाग्य मिला, उसने जो मन में एक कलाकर्मी, एक रंगकर्मी, एक कलाकार होने की ललक पैदा की, उसी का नतीजा है कि वो जो लोक में जितना भी व्याप्त था उसने हर पल आकर्षित किया। जब मुझे फेलोशिप मिली माच पर, वाह, तो वही सब बातें थी कि मैंने माच का वो स्वरूप देखा था जो आज लुप्त हुआ, परिवर्तन हो रहा है। तो मेरा अपना सब्जेक्ट भी वही किया कि लोक नाट्य की परंपरा में माच वर्तमान चुनौती और उसका समाधान किया। आपने संजा पर भी काम किया है? संजा पे मैंने रिसेंटली फिल्म की, फिल्म बनाई है। अच्छा। संजा पे कई सारे लोगों ने फिल्म की। मैंने कुछ नए एस्पेक्ट के साथ उसको किया है कि क्या हम उसके अंदर नया दिखा सकते। देखिए, संजा का जहां तक मैं समझता हूँ कि संजा तो मालवा और निमाड़ के रीजन में सबसे ज्यादा किशोरी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, और वो दरअसल एक वुमेन डिस्कोर्स को सामने खड़ा करता है कि किस तरह से अपनी कोमल कामनाओं को लेकर किशोरियां जो हैं वो अपने गीत गाती हैं और गोबर से और ताजे फूल पत्तों से बनाती हैं। ये तो अपनी जगह है, इसके सैकड़ों हजारों की तादाद में गीत भी होंगे। आपने उस फिल्म में दरअसल किस चीज को पकड़ना चाहा? मुझे लगता है कि इस समय जो सबसे ज्यादा हास हो रहा है, चीजें छूट रही है, वो कोमल भावनाओं की। वाह। हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमारी वो जो भावनाएं हैं, तो मैंने अपनी उस फिल्म में खास तौर से वो छोटी छोटी भावनाएं जो हैं, वो जो फूलों को चुनने की बात है, वो भैयों का गोबर लाने की बात है, या वो दादाजी के या प्रसाद की बात है, या जो भी तमाम बातें, जो छोटी छोटी भावनाएं हैं, उनको फिर से कनेक्ट करने की जरूरत मुझे महसूस हुई। तो मैंने उस फिल्म के माध्यम से उसी को कनेक्ट किया है खास तौर से। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और फिल्म के दौरान दरअसल आपने एक बार फिर अपने जनपद की सैर की होगी। दरअसल जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े उत्सवों और समारोह से जुड़ने के बाद आपकी आई है, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप खजुराहो नृत्य समारोह में भी मैं आपको देखता रहा, लोक रंग में भी आपको देखता रहा, लेकिन आपकी उपस्थिति मंच परे होती है, बैक स्टेज की होती है, जिसको हम नेपथ्य कहते हैं परंपरा में। तो नेपथ्य में होना और नेपथ्य के लिए शक्ति जुटाना, ताकि रंगमंच पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसका पूरा का पूरा प्रभाव जनता के पास ठीक से पहुंचे। ये जो बैक स्टेज पर आपके काम करने की जो फितरत पैदा हुई, क्यों आपको नहीं लगा कि आपको मंच पे जाना चाहिए? जब कलाओं से जुड़े तो रंग कर्म से भी स्वाभाविक जुड़ना हुआ। जब नाटकों में काम करना शुरू किया, तो जब पहली बार नाटक में गए थे तो यही था कि अभिनय ही करना है। अच्छा। पहली मर्तबा तो यही था कि मंच पर ही जाना है, लेकिन कुछ अंदर ऐसा था जो उसके तकनीकी पक्ष पर ज्यादा ध्यान गया, और ऐसा लगा कि ये जो पीछे हो रहा है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है मंच पे होने से।
क्योंकि हम जो है वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। हाँ, लेकिन बैक स्टेज पर काम करना आसान होता नहीं है। वो चैलेंज है। जी जी जी। तो ये सारी की सारी जो बौद्धिक संपदा भी उसमें इस्तेमाल करनी होती है, उसके पास जाना, चुनना बिनना, ये जो एक शोधार्थी के रूप में आप जो अपनी शख्सियत गढ़ते हैं नेपथ्य में रहते हुए, तो आपने कुछ शोध पर भी काम किया है, कुछ विषयों के लिए शोध भी किया है क्या आपने? जी। जब आप नेपथ्य में होते हैं तो आपको कुछ गढ़ना होता है और गढ़ने के लिए आपको लगातार पढ़ना होगा। तो इससे एक पढ़ने की ललक पैदा हुई और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास अपनी 2-2,500 किताबों की लाइब्रेरी है। बहुत अच्छा। मेरी पढ़ने की प्रैक्टिस बहुत है। हाँ। उस पढ़ने ने मुझे फिर नया रचने के लिए मार्ग प्रशस्त किया और मैं उसके द्वारा ये जो भी गढ़ पा रहा हूँ या कुछ भी नया कर पा रहा हूँ, उन शब्दों की शक्ति है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया और वो हर समय प्रेरित कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है कि दरअसल कहते हैं कि जब हम फिर कोई नई किताब उठाते हैं तो फिर हमें अपनी अज्ञानता का बोध होता है कि फिर इसीलिए फिर नई किताब हमारे सामने फिर आती है। बहरहाल ये सिलसिला आपने बनाए रखा राज भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम पूरी तरह से एकाग्र होते हैं महाभारत पर, और जो वीर भारत न्यास ने जो 9 दिनों का उत्सव रचा है महाभारत, जो कलाओं के घर भारत भवन में हो रहा है, और आप उसमें किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं? जी। लगभग राहुल जी के 1 साल पहले से ये विषय था कि हम महाभारत पे कुछ करेंगे। तो महाभारत पे करने को बहुत कुछ था, तो मेरा ध्यान गया कि महाभारत हमेशा युद्ध के लिए जाना जाता है, तो युद्ध के हथियारों की बात हम करते हैं, कुछ रेफरेंस हमें मिल जाते हैं कि गांडीव था, व्यूह रचना की बात करते तो चक्रव्यूह था। लेकिन जब थोड़ा बहुत अध्ययन करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये तो 1,00,000 श्लोक में कला का पूरा संसार समाया हुआ है। जब हम 18 पर्वों को पढ़ते हैं, 18 पर्वों पे जाते हैं, तो आपको कहीं एक जगह किसी भी चीज का रेफरेंस नहीं मिलता। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रेफरेंस उपलब्ध होते हैं। तो जब ये बात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं ये चाहता हूं कि हम महाभारत के युद्ध पे, युद्ध के हथियारों पर, युद्ध की व्यूह रचना पर, युद्ध की पताकाओं पर, युद्ध में बल होने वाला नाद जो शंख का है उस पर कुछ काम करें। तब वीर भारत ने, राहुल जी ने, तिवारी जी ने ये विश्वास जताया कि ठीक है तुम कह रहे हो तो इस पे शुरू करो, इसको कैसे करें। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे याद है 7-8 महीने पुरानी बात है, मैंने लगातार 6 महीने पढ़ा। पढ़ने के बाद उसको नोट डाउन किया, काफी जाके मुझे भी कुछ चीजें पहली बार मालूम। ये बात आप यहाँ रोक रहा हूँ आपको, ये पढ़ना यानी संदर्भ सामग्री जुटाना। तो आपने महाभारत से इतर बाकी ग्रंथों को भी पढ़ा? जी, मेरे पास जहां जहां उनका जिक्र आता है, हाँ। कि ये ऋग्वेद में आपको मिलेगा, ये यजुर्वेद में ये मिलेगा, महाभारत में भी कई बार वो रेफरेंस मिलता है कि यजुर्वेद से ये आया है। तो फिर उस रेफरेंस के थ्रू उस अगले किताब तक जाना, फिर उसमें कोई रेफरेंस मिल रहा है तो फिर उसकी अधिक किताब तक जाना। तो वो प्रक्रिया सतत चलती रही है। वो प्रक्रिया ऐसी थी जिसको मैं शायद कहूं तो अतिशयोक्ति होगी, परिवार शायद ज्यादा अच्छे से बता सके। वो 18 घंटे लगातार सुबह उठना और बैठ जाना अपनी किताबों के साथ, अपने सिस्टम के साथ, और देर रात तक फिर उसी पे लगे रहना, कहीं नहीं जाना, क्योंकि उसके बिना वो संभव नहीं था। जी जी जी। जब कहा गया कि होगा कैसे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि होगा कैसे। तो होगा के लिए पहले रेफरेंस जुटाई, और सिर्फ यहाँ तो 100 ही हथियार है। पूरे महाभारत के युद्ध में 50 लाख लोग लड़े। 18 अक्षौणी सेना थी, एक अक्षौणी सेना में 2.5 लाख लोग थे। तो हमने तो सिर्फ 100 ही हथियार किए हैं, 50 योद्धाओं की पताकाओं को डिस्प्ले किया है। मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 योद्धा होंगे जिनकी हम बात कर सकते हैं। क्या बात है, क्या रंगभूमि महाभारत की हमारे सामने आती है। इतना बड़ा मैदान है कि हम उसकी कल्पना करके ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो आपने इस उत्सव में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपने ये रिसर्च किया, और इस रिसर्च के दौरान आपने देखा कि किस तरह से ये जो अस्त्र और शस्त्र हैं, ये पताकाएं हैं और शंख है, इत्यादि इत्यादि, ये सारी चीजें, इनको जब आपने जाना तो आपने भारत की सांस्कृतिक ऊर्जा को
और भारत के सांस्कृतिक मूलाधारों को भी आपने जाना होगा कि महाभारत की कल्पना जब हम ईसा पूर्व बहुत सारे वर्ष पहले की जब करते हैं और महाभारत तब घटित हुआ, तब भी भारत के पास में ये कला कौशल था। जी बिल्कुल था, और कला कौशल के साथ विज्ञान भी था। हाँ, क्योंकि हमारे पास जब मैं कर रहा था तो 300 ऐसे आर्कोलॉजिकल एविडेंस उपलब्ध है जो महाभारत होने के प्रमाण हमारे सामने पेश करता है। जी जी। 120 साल पहले नमूद्रीपाल एक हुए साउथ में चेल में, उनकी मेन स्क्रिप्ट मिलती है। उन्होंने महाभारत में जो हथियारों का वर्णन है उनको चलाने के मंत्रों को रीराइट किया वापस। ओ वाह। वो वहाँ दिल्ली म्यूजियम में मिले हमें। तो यही रोमांचित करते हैं कि कितना है, तो सिर्फ युद्ध नहीं था, कला के मुझे जो आपने कहा ना कि नेपथ्य, तो मुझे वो युद्ध के पीछे की वो सारे नेपथ्य नजर आने लगा कि इस हथियार को बनाने वाले भी तो थे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो राज भाई, इस राज को भी खुलासा करते चलें कि जब आपने ये तो कंसीव कर लिया, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अब ये बनाने वाले उन किरदारों को, कारीगरों को चुनना कि ये गांडीव जिसका जिक्र कर रहे हैं कि अर्जुन का बहुत ही ऐतिहासिक धनुष है, इसको बनाने वाले लोग भी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें, वो कौशल कैसे आपने आया? मैंने स्वयं इसको पहले डिजाइन किया है, सारे उसको उन शब्दों के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन किया है। फिर जो आज टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के साथ उसको इनबिल्ट किया। फिर 25 कलाकारों की टीम को मैंने दिन रात उनके साथ लगा, और 25 लोगों ने दिन रात करके 2 महीने के अंदर ये सारे बनाए हैं। उनके साथ कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका डिजाइन इस तरह का दिख रहा है, तो पहले लोहे का आर्मेचर कैसे बनाए, फिर उसके ऊपर कैसे हम प्ले या फाइबर या किस तरह के भी मटेरियल को करें। हमारे पास एक चैलेंज भी था, बिल्कुल, क्योंकि कम समय में हम इसको कैसे कर पाएंगे, तो हमें वो शॉर्टकट भी देखना था। तो उन तमाम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 25 लोगों की टीम, जिसमें फैब्रिकेटर्स भी थे, मिट्टी का काम करने वाले भी थे, कलर का काम करने वाले भी थे, फाइन आर्ट के कलाकार भी थे, तो सारे लोगों के साथ दिन में मैं उनके साथ होता था और रात में फिर उन किताबों के साथ। ये किन किन राज्यों से आपने लिए? ये सारे हमारे मध्य प्रदेश इंदौर के ही कलाकार हैं। अच्छा। सारे इंदौर के ही फाइन आर्ट्स के जो लोग हैं, फैब्रिकेटर्स हैं, जो इस तरह का काम करते हैं, उन्हीं को चुना। अच्छा, वाह वाह। इसके अलावा बात पताकाओं की और शंख की भी आ रही है, इसको लेकर भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम आज की बात करें तो हम सबका अपना एक प्रोफेशन है, हम अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को सजाते संवारते हैं। तो युद्ध भूमि में जब एक योद्धा जाता था तो दूर से नजर आता था उसकी पताका की वजह से कि उसके रथ पे कौन सी पताका है, तो वो दूर से पहचान लिया जाता था कि ये योद्धा आ रहा है। तो जैसे अर्जुन के रथ पे कपिध्वज था, हनुमान जी का चिन्ह था, तो वो जो है उस कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता थी, उसकी जो भी सिंबल है उसके ऊपर। जैसे दुर्योधन का है कोबरा, तो जैसा वो जहरीला था, जैसा हमको दिखता है, जिसका वो उसका मन में ग्लानी है, जैसे वो जहर उगलता है, तो उसी का प्रतीक चिन्ह कोबरा है। जैसे घटोत्कच है तो वो राक्षस, तो वो गिद्ध का उसका है। कर्ण का जब हम देखते हैं तो क्रोन शंख है, उसका सफेद शंख है। भीम का जाते हैं तो सिल्वर कलर का सींग है जो 2 पैरों पे खड़ा है। तो हर कैरेक्टर की बात करें हम तो उसको रिप्रेजेंट करता है, वो उसके चिन्ह जो है उसके रथ पर होता था, तो वो पताकाएं हैं। वाह वाह वाह। फिर एक आती है व्यू रचना। पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े गए, महाभारत का एकमात्र युद्ध है, मैंने दुनिया भर के सारे युद्धों के बारे में जाना पड़ा, तो महाभारत का युद्ध एक ऐसा मात्र युद्ध है जो मैदान में आके व्यू रचना के साथ लड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल। सारे युद्ध आक्रमण किए गए, उन पे कब्जा किया गया और आगे बढ़ते गए, लेकिन महाभारत का युद्ध मैदान में आके लड़ा गया और व्यू रचना के साथ लड़ा गया। तो 18 दिन ये युद्ध चला। 18 व्यू रचना पांडवों ने की और 18 जो है वो कौरवों ने की। इसमें 14 व्यू रचना टोटल बनी। हमको जैसे चक्रव्यूह एक जो व्यू रचना है उसी के बारे में आमतौर पे लोगों को पता है, जिसमें 13वें दिन अभिमन्यु मारा गया जी। तो चक्रव्यूह तो एक रचना थी, इसके अलावा 13 रचनाएं और थी जो दोनों तरफ से बराबर तरीके से इस्तेमाल की। तो एक व्यू रचना में एक अक्षौणी सेना होती थी और वो जिस फॉर्मेशन में होती थी उसी फॉर्मेशन में आगे बढ़ती थी। तो जैसे एक फॉर्मेशन था गरुड़ का, जब आप प्रदर्शनी में देखेंगे तो गरुड़ व्यू आपको नजर आएगा। तो गरुड़ व्यू जो है वो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग था कि वो दूर से अपने शिकार को पहचान लेता है और बहुत तेजी से झपटता है। तो उसी तेजी से वो व्यू रचना आगे बढ़ के अपने दुश्मन पे अपने
प्रतिद्वंदी पे अटैक करती। तो एक व्यू रचना है सर्प की है, एक व्यू रचना है चंद्राकार है, एक गोलाकार है, मंडलाकार जिसे कहते हैं, एक लहर समुद्र की लहरों की तरह है कि हमें नहीं पता होती लहर कहाँ हो जाए। तो उसी तरीके से जब उस व्यू रचना में सैनिक आगे बढ़ते हैं तो सामने वालों को ये पता नहीं लगता कि किस व्यू रचना मतलब ये लहर किस ओर चली जाएगी। क्या बात है, यही दरअसल युद्ध कौशल रहा ये युद्ध कौशल और ये प्रदर्शनी के माध्यम से युद्ध कौशल को देखने समझने की एक नई दिशा भी खुलती है, एक दृष्टि मिलती है। इसके साथ साथ महाभारत के परिधानों पर भी, कॉस्ट्यूम पर भी एक एग्जीबिशन लगी है। उस एग्जीबिशन के बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए वो एक्चुअल में कॉस्ट्यूम पे नहीं है, जो यक्षगान कर्नाटका का है, कली है, उस डांस फॉर्म में जो महाभारत के जी महाभारत के प्रसंगों को जब प्रस्तुत करते तब जो रंगभूषा होती है उसके बारे में की प्रदर्शनी। तो इसमें पुरुलिया छाऊ है, सरायकेला छाऊ है, यक्षगान है और कथकली है। अच्छा, बहुत बढ़िया। राज भाई, ये महाभारत पर केंद्रित जब कार्यक्रम हुआ और उस बहाने से या उस वजह से आपने इतनी सारी चीजों को समेट कर यहाँ पर रख दिया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि महाभारत जैसे आयोजन बार बार होने चाहिए? क्योंकि दरअसल हमारे सांस्कृतिक संज्ञान के लिए नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के लिए मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई जो है वो रास्ता हो नहीं सकता है, और जो हम बरसों पोथियों में नहीं समझ पाते वो हम रंगमंच की देहरी पर आकर दस्तक देते हुए समझ सकते हैं। तो इस उत्सव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे हमेशा डॉक्टर कपिल तिवारी जी की बात याद आती है कि हमें अगर अपने आप को बचाना है तो जड़ों की तरफ लौटना ही होगा। आने वाली पीढ़ियों को हमारे अतीत से रूबरू कराना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे आयोजनों के माध्यम से ही हो सकते हैं, क्योंकि हमारे घरों से किताबें जा चुकी है, आपस में संवाद जो है वो जा चुका है, हम मोबाइल में पूरी तरीके से डिपेंड हो चुके हैं, किताबें पढ़ना हमारे फितरत से जा चुका है, हमारे घरों से किताबें चली गई हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन बार बार होने से जो प्रत्यक्ष देखने और प्रत्यक्ष समझने का मौका मिलेगा, मुझे लगता है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कनेक्ट करेगा हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से और हमारे कल्चर से। मध्य प्रदेश के आप बाशिंदे हैं और मध्य प्रदेश इस समय विरासत से विकास और विकास से नए अभ्युदय की तरफ आगे बढ़ रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हर बार 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 मंचों से रेखांकित करते हैं कि अगर हमें विकास करना है तो विरासत में उसकी जड़ें हैं, और इस तरह से वीर भारत न्यास भी जो है वो भारत के इतिहास, दर्शन, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, स्थापत्य और ज्ञान की परंपरा को लेकर काम करने वाला, नई दिशाएं खोलने वाला एक उपक्रम है। क्या आपको लगता है कि ये जो रास्ता मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अख्तियार किया है वो आपको ठीक दिशा में जाता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि इस रास्ते को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था शुरू। इस रास्ते पे बहुत पहले ही हमें चल पड़ना था। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है, उनकी जो मंशा है, वो निश्चित तौर से एक ऐसी राह प्रशस्त करता है जहां हम अपने पूरे विरासत को फिर से नए तरीके से, नए रंग में लोगों के सामने ला सकते हैं। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले जो लगातार इस बात की चिंता करते हैं, और इस तरह के आयोजनों को लेकर वो लगातार उत्साहित रहते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। वाह, क्या बात है। जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। राज बेंद्रे की बात को सुने या फिर हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव की बात को सुने, दरअसल ये विश्वास तैर कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, और फिर हम देखते हैं कि दरअसल एक राज्य का एक बड़ा विश्वास बन जाया करता है। वीर भारत न्यास ने महाभारत का जो विन्यास रचा, जो उत्सव रचा है, उसमें जो संस्कृति के रंग हैं, अपनी विरासत को याद करते हुए निश्चित रूप से कई सारी पीढ़ियां उससे संस्कारित होती रहेंगी, अपनी दिशाएं तय करती रहेंगी, और सच्चे अर्थों में भारत की ज्ञान परंपरा का परिचय तो यही है। राज बेंद्रे जी आप आए और बातचीत में इतनी सारी बातें आपने खुलासा की, बहुत सारे पोशीदा पहलू थे जो महाभारत को लेकर जानने का मन करता है, आपने खुलासा किया, आप आए और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीर भारत को, तिवारी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।